नमस्कार बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, जब भी दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हों, तब इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट ए पर एक माइनस का क्यू आवेश रखा है और इस पॉइंट बी पर एक प्लस का क्यू आवेश रखा है और ये दोनों बहुत ही अल्प दूरी 2a पर रखे होते हैं। तो इस प्रकार का जो निकाय होता है उस निकाय को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने लायक बात यह है कि यहाँ पर जो आवेश होगा और यहाँ पर जो आवेश होगा उन दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है माइनस का और यहाँ पर प्लस का 10 माइक्रोकूलम रखा है, तब तो वो विद्युत द्विध्रुव होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 10 रखा है और यहाँ प्लस का 20 रखा है तो वो एक विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, एक माइनस का एक प्लस का। तो वो जो निकाय होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब यहां हम देख रहे हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो टोटल आवेश है इस डाइपोल का वो कितना है? यहां पर माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल आवेश हमारे पास 0 आ जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश जो होता है वो 0 होता है। अब आप ये कहेंगे कि अगर कुल आवेश 0 है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, उसका मान भी 0 होगा। ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पूर्णतः एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं और इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कुछ होता है, वो डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज पर। इसलिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी 0 नहीं होता है, कुछ स्पेशल केस को छोड़कर। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस क्या होता है, इसका इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, इसका सेंटर क्या होता है। तो हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, निरक्ष और केंद्र। देखिए, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, जहां यहां पर माइनस का क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस का क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम 2a लेते हैं, बहुत अल्प डिस्टेंस होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं द्विध्रुव का केंद्र देख लेते हैं। तो देखिए, इन दोनों आवेशों को, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा का जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। ये द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं अक्ष। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये रेखा, इस रेखा को हम द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। उसके बाद देखते हैं निरक्ष। निरक्ष क्या होती है? इस विद्युत द्विध्रुव का जो ये अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली रेखा। देखिए, लंबवत यहां पर बना दूंगा तो यहां पर भी लंबवत हो जाएगी वो, लेकिन वो एक केंद्र से नहीं गुजर रही। यहां जो लाइन बनाऊंगा मैं वो केंद्र से गुजरनी चाहिए और अक्ष के लंबवत होनी चाहिए। तो वो जो लाइन होती है उसको हम निरक्ष रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं इनकी परिभाषाएं। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। ये हमारा द्विध्रुव का अक्ष हो गया। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को द्विध्रुव की निरक्ष रेखा या विषुवतीय रेखा हम कहते हैं। इसको विषुवतीय रेखा भी बोल देते हैं, निरक्ष भी हम बोल देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहां माइनस क्यू रखा है, यहां प्लस क्यू रखा है। इन दोनों के बीच की लेंथ 2a है, इसको डाइपोल लेंथ भी हम कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? इस विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और इनके बीच की जो दूरी होती है उनके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 2a इंटू क्यू, क्योंकि इस दूरी को
इनमें से किसी भी एक आवेश के परिमाण से हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोनों का परिमाण तो बराबर होता है, तो किसी एक आवेश का परिमाण हम ले लेते हैं। तो 2a इंटू क्यू क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब यहां हम देख रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, यहां वेक्टर लगा रखा है, तो सदिश राशि होती है तो इस सदिश की दिशा भी होती है। तो ये ध्यान रखना है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो सदैव माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव का जो माइनस क्यू होता है उससे प्लस क्यू की ओर, ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है यहाँ पर। तो ये बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो आपको लिखना है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अब हम देखते हैं इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक। तो मात्रक हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ 2a क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है, तो 2a का मात्रक मीटर हो जाएगा, और ये q क्या है? आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। तो यहां हम देख रहे हैं मात्रक क्या है? कूलाम इंटू मीटर। अब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मैं बता चुका हूं आपको, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं एक विद्युत द्विध्रुव का, जैसे NaCl। NaCl क्या है? एक ध्रुवीय अणु होता है। अब इसको अपन बनाना चाहें इसका स्ट्रक्चर, तो NaCl को हम लिख सकते हैं Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, जितना प्लस यहाँ है उतना ही माइनस यहाँ है। तो ये एक ध्रुवीय अणु है। अब इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, मैंने आपको बताया माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो यहाँ माइनस का ये है, ये प्लस का है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल था एक ध्रुवीय अणु का। इसके बाद में आता है बच्चों आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? हमने अभी देखा द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P इज इक्वल टू 2aq होता है, परिमाण हम देख रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण का, तो 2aq। अब हम क्या करें, अगर इसको नियत रखें, अगर q को हम बढ़ा दें और दूरी को हम कम कर दें तो इनका गुणनफल नियत रह सकता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2aq बराबर नियत, इसको क्या नियत रखते हुए जब आवेश q का मान बढ़ता जाता है और उनके मध्य की दूरी 2a कम होती जाती है, तो उस निकाय को क्या कहते हैं? आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। P बराबर 2aq नियत होना चाहिए, इसको बढ़ा दो इसको घटा दो, गुणनफल हमेशा नियत होगा। जैसे मान लिया पहले P बराबर 10 था और डिस्टेंस थी 5 और आवेश का परिमाण था 2, तो 5 इंटू 2 10 हो गया। तो अब हम क्या करें, इसको बढ़ाते जाएं और इसको कम कर दें, तो ये 5 इंटू 2 हो जाएगा, तब भी मल्टीप्लिकेशन 10 रहेगा। तो हमें P को क्या रखना है? नियत रखना है। तो P को नियत रखते हुए जब हम Q को बढ़ाते हैं 2a को कम करते हैं, तो वो जो निकाय होता है उसको हम क्या कहते हैं? आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान रखना है आदर्श विद्युत द्विध्रुव में आवेश का परिमाण बहुत ज्यादा होता है, दूरी बहुत कम होती है। अब दूरी बहुत कम होती है तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता है। तो ये था आदर्श विद्युत द्विध्रुव, कई बार बोर्ड एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, प्लस माइनस 20 नैनो कूलाम के आवेश परस्पर 5 mm दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा ज्ञात करो। तो यहां हम देख रहे हैं हमारे पास Q की वैल्यू Q1 बराबर Q2 बराबर Q, क्योंकि द्विध्रुव में दोनों आवेश बराबर परिमाण के होते हैं, और ये Q की वैल्यू हमें दी हुई है 20 नैनो कूलाम है। अब नैनो कूलाम को हम कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, और बीच की दूरी 2a हमें गिवन है। 2a की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू mm, 5 mm सॉरी। तो ये 5 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3 मीटर। अब द्विध्रुव आघूर्ण हमें पता है, द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू होता है। तो यहां पर हमारे पास में 2a की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ और q की वैल्यू हमारे पास है 20 इंटू 10 की पावर -9। अब 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा। ये 10 की पावर -3 और -9 माइनस का 12 हो गया।
तो ये हमारे पास ये 100 10 की पावर 2 होता है प्लस का, ये माइनस का 12 है, तो हमारे पास 10 की पावर -10 बच जाएगा P। और इसकी जो यूनिट होती है द्विध्रुव आघूर्ण की वो कूलाम इंटू मीटर होती है। तो ऐसे हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों पर 3 आवेशों +2q -q तथा -q को क्रमशः ए बी एवं सी पर निम्न चित्रानुसार रखा गया है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो, एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर यहां पर ए शीर्ष पर का प्लस का 2q रखा है, बी पर माइनस का q और सी पर माइनस का q रखा है। तो इस पूरे सिस्टम का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहां हम देख रहे हैं ए और बी, यहां पर ये प्लस का जो 2q है इसको हम +q और +q अलग अलग देखें तो देखो ये माइनस का q और ये यहां पर एक +q मानेंगे तो ये एक द्विध्रुव हो गया, और यहां पर 2q है ना प्लस का 2q, तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहां पर 2 डायपोल रखे हैं। तो इस बी ए जो द्विध्रुव है इसका डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ इधर होगा, और उसको हम आगे बढ़ाएं तो ये P1 इधर हो जाएगा। अब माइनस से प्लस की ओर इधर देखें तो P2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। बच्चों देखिए यहां पर प्लस का 2q है, इस दो में से 2q है यहां प्लस के, उसमें से एक प्लस का इसके साथ मान लो तो एक विद्युत द्विध्रुव तो ये बन जाएगा। अब एक इसके साथ मान लेंगे प्लस का तो एक विद्युत द्विध्रुव ये बन जाएगा। तो ये 2 विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखे हैं। अब हमें पता है माइनस से प्लस q की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, ऐसे ही माइनस से प्लस q की ओर इधर हो जाएगी P2 की डायरेक्शन। अब हम P1 और P2 के मान निकालते हैं पहले। तो द्विध्रुव BA का द्विध्रुव आघूर्ण P1। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमें पता है, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी है a और आवेश कितना है q, तो a इंटू क्यू। इसकी दिशा किधर हो जाएगी BA की ओर। इसी प्रकार हम देखें CA, द्विध्रुव CA का द्विध्रुव आघूर्ण वो P2 इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे तो आवेश का परिमाण वही Q है और डिस्टेंस भी समबाहु त्रिभुज है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी ये A है, तो A इंटू क्यू। अब इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, C से A की ओर है P2 की, तो ये CA की ओर हो गई। अब हम यहां देख रहे हैं P1 और P2 क्या है, दोनों बराबर हैं। P1 का परिमाण बराबर है P2 के परिमाण के, और ये दोनों कितने हैं A इंटू क्यू। डायरेक्शन तो अलग अलग है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। अब हम यहां देखते हैं बच्चों कि एक पॉइंट पर द्विध्रुव आघूर्ण की 2 दिशाएं नहीं हो सकती, तो इन दोनों का अपन क्या करते हैं, परिणामी निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये अगर 60 है तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हम यहां पर क्या करें, एक ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है ये। तो अब हमें पता है 11th क्लास में हम पढ़ते थे कि ये 2 सदिश हैं, तो इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से निकलने वाला जो विकर्ण होता है वो इनके परिणामी को दर्शाएगा P वेक्टर। तो इन दोनों का परिणामी हम निकाल सकते हैं। ये परिणामी जो होगा इससे 30 डिग्री एंगल पर होगा, इससे 30 डिग्री एंगल पर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में 60 डिग्री के एंगल पर हैं। तो अब इस परिणामी को हम निकालते हैं फॉर्मूले से। तो देखिए P1 व P2 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण,
तो हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था परिणामी फाइंड करने का, तो यह आ जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा। अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज था नहीं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो P1 और P2 दोनों बराबर हैं, तो इस P2 की जगह मैं P1 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ये P1 स्क्वायर, इस P2 की जगह भी P1 स्क्वायर, और ये 2 P1 इंटू P2 दोनों बराबर हैं, तो ये भी P1 स्क्वायर हो जाएगा, और कोस 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, दोनों P1 और P2 के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये P1 प्लस P1, ये 2P1 स्क्वायर और ये 2P1 स्क्वायर कोस 60। अब यहाँ 2P1 को अपन कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2P1 स्क्वायर और ये 1 प्लस कोस 60। अब यहाँ पर इसको हम देखें तो ये आ जाएगा 2P1 स्क्वायर 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आ जाएगा फाइनली 2P1 स्क्वायर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम ये रूट में है, 3P1 स्क्वायर रूट में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 तो रूट में जाएगा, P1 का स्क्वायर है, तो ये P1 रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जो परिणामी है वो √3 इंटू P1 आ गया। अब P1 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है A इंटू क्यू, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर √3 इंटू AQ। ये हमारे पास परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आ गया इस पूरे निकाय का। अब इसकी जो डायरेक्शन है इस P1 और P2 के मध्य से है, मतलब इससे भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, इससे भी 30 का एंगल बनाएगा, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी सिस्टम का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।